बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का प्री बोर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो आपका पेपर प्री बोर्ड का हुआ है 60 मार्क्स का पेपर था। तो इसमें हम जितने हमारे MCQs थे 12 MCQs वो भी हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं जो है आपको ये ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और कितना कंटेंट आपने लिखना है, कैसे और क्या क्या लिखनी है चीज़ें, और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सम टाइम स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, नहीं लिखते, जिसकी वजह से बोर्ड में उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ज़रा इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो हम जो हमारा पेपर जो हुआ है मॉर्निंग का, हम उसको ज़रा डिस्कस करते हैं अभी। तो पहले MCQs हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो आज आपके MCQs हुए हैं उसमें। तो उसमें जो MCQs थे 12 MCQs, उसमें एक MCQs पहला MCQs नंबर 1 ये था, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ अ कीटोन। बताना ये था कि इसमें से कीटोन कौन सा है। तो बच्चे उसमें से आपको 4 ऑप्शंस थे, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो था वो बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन जो था वो ये था, वो था आपके पास C ऑप्शन था और उसमें ये था CH3 ब्रैकेट ट्वाइस CO। बेटा ये कीटोन है, ठीक है। कीटोन कैसे है देखा जाए तो उन्होंने ये कंडेंस फॉर्म में लिखा है। वैसे आमतौर पर अगर इसको हम लिखें कीटोन को तो हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, इस तरफ भी CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, इस तरफ भी CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो देखा जाए तो एक लिहाज से ये डाई मिथाइल कीटोन है, जिसको आप एसीटोन बोलते हैं। तो उन्होंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया इस फॉर्म में कि 2 CH3 है ना, तो उन्होंने इसको कंडेंस करके CH3 ट्वाइस लिख दिया और CO इकट्ठा। तो बच्चे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने इस अंदाज में लिखा है। तो ये भी कीटोन है और देखा जाए तो एक्चुअली स्ट्रक्चर फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। ये इसका ऑप्शन था, तो C ऑप्शन था आपके पास, तो ये करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस। बेटा आपको पता है कि हमने कंबस्शन ऑफ अल्केन्स में ये पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ है, कंप्लीट कंबस्शन भी लिखी हुई है और इनकम्प्लीट कंबस्शन भी लिखी हुई है। तो जो इनकम्प्लीट कंबस्शन थी आपको याद होगा, मैं जस्ट वो इक्वेशन लिख देता हूँ। इनकम्प्लीट कंबस्शन से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती थी वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। आपको याद होगा इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती थी और साथ कार्बन बनती थी, जिसको हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं, और साथ वाटर बनता था। मैं जस्ट आपको आंसर का हिंट दे रहा हूँ कि आपने पढ़ा था, इस तरीके से ये चीज़ें बनती थी। तो उसने यही पूछा है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन प्रोड्यूसेस, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से ये 2 बातें पूछी गई हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स तो मॉइस्चर की फॉर्म में होते ही हैं। दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड दिस इज़ जस्ट कार्बन, जिसको हम कार्बन ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी मेरे पास जो है वो C है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन से होता है। अच्छा जी, उसके बाद MCQs नंबर 3, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो ग्लूकोज इसका ऑप्शन था, D ऑप्शन था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस ही ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट, केमिकल फार्मूला ऑफ स्टीरिक एसिड। द स्टीरिक एसिड आपने ये पढ़ा होगा फैटी एसिड्स में, वहाँ पर स्टीरिक एसिड का फार्मूला भी गिवन है और पाल्मेटिक एसिड का फार्मूला भी गिवन है। तो उसमें आपने जो है इसमें से ऑप्शन जो हैं आपको दिए गए हैं 4। तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन थोड़े थोड़े मैच करते हैं। उसमें कार्बन 17, स्टीरिक एसिड में बच्चे कार्बन 17 होते हैं। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर ये जो है ना टिप्स देता हूँ, मैं कहता हूँ स्टीरिक S से स्टार्ट होता है, मैं कहता हूँ S से 17, S से स्टीरिक भी होता है और S से क्या होता है 17, तो कार्बन 17 होते हैं, ठीक है। और साथ मतलब आपके पास आ गए कार्बन 17। उसके बाद ऑप्शन नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन होते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स लाजमी होते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या करना है, हाइड्रोजन में आपने
17 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 1 उसमें ऐड करना है तो बनेगा 35। ठीक है, आप कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, अब इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है COOH, ये फार्मूला होगा इसका। ठीक है, तो आपने ये ख्याल करना है। तो कार्बन की तादाद भी पता होनी चाहिए और हाइड्रोजन के भी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 1 उसमें ऐड करना है इस तरीके से। तो मेरे पास ये ऑप्शन बी बन रहा है, तो आपने भी बी ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स आर डैमेज बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। बट आपको पता है बिल्डिंग्स वगैरह जो आमतौर पर बनी होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम आमतौर पर लाइमस्टोन कहते हैं, CaCO3, दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक्चुअली वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो इसका सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। MCQ नंबर 6 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉजेज लिवर इन्फ्लेमेशन। ये बेटा वाटर बॉर्न इन्फेक्शस डिजीज़ में आपने ये पढ़ा होगा, वहाँ पर क्लियरली वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लिवर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये एक्चुअली दैट इज़ लिवर इन्फ्लेमेशन। मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है, इसमें देखिए मैं आपको देख के बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शस डिजीज़ हैं पेज नंबर 147 पे, तो इसमें देखें तो हेपेटाइटिस की जो डेफिनेशन है उसमें सबसे फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई इट इज़ लिवर इन्फ्लेमेशन। तो जब आप कोई डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो इजीली बच्चे आपके वहाँ से जो है MCQs हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन क्या था बेटा, हेपेटाइटिस था, लिवर इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस और डी ऑप्शन था। MCQ नंबर 7 है, वाटर डिजॉल्व्स नॉन आयनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक बेटा, जो वाटर वैसे तो आयनिक चीज़ों को भी डिज़ोल्व कर लेता है, आयनिक चीज़ों को डिज़ोल्व करता है किस वजह से, पोलर नेचर की वजह से और आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नॉन आयनिक कंपाउंड्स, वाटर नॉन आयनिक चीज़ों को, नॉन आयनिक का मतलब वो आयनिक नहीं है, कोवलेंट है, तो उनको कैसे डिज़ोल्व करता है, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका बेटे ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन मेरे पास है। तो नॉन आयनिक चीज़ें जितनी भी हैं सारी की सारी किससे डिज़ोल्व होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अगर वो आयनिक पूछता, आयनिक चीज़ें या पोलर आयनिक चीज़ें, आयनिक कंपाउंड्स कैसे डिज़ोल्व होते हैं, फिर हम क्या लिखते, आयन डाइपोल फोर्सेस। MCQ नंबर 8, कॉन्सेंट्रेशन इज़ आ। बेटा कॉन्सेंट्रेशन, अब ये कॉन्सेंट्रेशन ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में से MCQs है कि आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर उसकी बात की जा रही है। कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा बेटा, पता होगा आपको कि उसमें हम ये करते हैं एक्चुअली कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज़, जिनको हम गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स की सेपरेशन, रिमूवल और ओर की रिमूवल, उनको उसको सेपरेशन, तो ये एक्चुअली सेपरेटिंग टेक्निक है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा, सेपरेटिंग टेक्निक है, क्योंकि ये सेपरेट करते हैं ओर को किससे, इम्प्योरिटीज़ से। MCQ नंबर 9, रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव। बेटा कंपेरेबल, कंपेरेबल अमाउंट आपको पता है तब होती है कि जब नीदर स्मॉल वैल्यू नॉर लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, यानी कि जब Kc की वैल्यू ना ही बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो। ठीक है, तो उसको आमतौर पर हम बोलते हैं मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc, मॉडरेट वैल्यू भी कहते हैं उसको कॉमनली, और आमतौर पर उसको नीदर स्मॉल नॉर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc कहते हैं। तो मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc सी ऑप्शन होगा। ठीक है, MCQ नंबर 10, MCQ नंबर 10 में कहता है कि फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, एंड Cl2 क्लोरीन टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 को बोलते हैं। द यूनिट ऑफ KCr, तो Kc का यूनिट बताना है। ये बेटा आपको मैं कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर इस किस्म का MCQs आया होता है और सम टाइम वो कोई और एग्जांपल भी दे सकता है इसकी जगह, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा आता है। इसका मतलब स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि PCl3 यानी फास्फोरस ट्राईक्लोराइड एंड क्लोरीन ये आपस में रिवर्सिबली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसमें पहले तो हम Kc
की वैल्यू निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालेंगे। वो बेटा आपको पता है राइट साइड वाली चीज़ हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ऊपर लिखते हैं, डिवाइडेड बाय जो चीज़ें लेफ़्ट साइड पे होती हैं उनको हम नीचे लिखते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है। ये केसी की वैल्यू लिखने के बाद अब हम यूनिट कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें यूनिट पुट करते हैं ज़रा। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर एक ब्रैकेट है, उधर पुट कर दिया, नीचे भी सेम। नीचे दो वैल्यूज़ हैं, 2 टाइम्स लिखेंगे हम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैलोरीन की जगह भी लिखेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इसको बच्चे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बाकी ऊपर क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा बेटा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये यूनिट नहीं है क्योंकि ऊपर 1 आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मोल नीचे प्लस का है, ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, मोल -1। और डेसीमीटर पर क्यूब जो है DM-3, ये ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, DM3। तो पर मोल डेसीमीटर क्यूब ये ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है सी में, सी ऑप्शन है ये। तो आप मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर होगा जो हमने सॉल्व किया है, पर मोल डेसीमीटर क्यूब जी। उसके बाद MCQs नंबर 11 है हमारे पास। MCQs नंबर 11, एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर, बेटा ये यूजेस ऑफ एसिड्स में से है। आपको पता है एसिटिक एसिड आमतौर पर फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ करते हैं, ए ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। और उसके बाद द लास्ट वन MCQs 12 MCQs इज़ अ बेस इज़ अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज एन एसिड, ठीक है। विच वन ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज़ नॉट अ बेस। बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऐसा है जो कि बेस नहीं है या जिसकी नेचर बेसिक नहीं है। वो कौन सा है? दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, NaCl। बेटा NaCl आपको पता है ये सॉल्ट है, अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, इसको चेक करें, ना इसकी नेचर एसिडिक है ना इसकी नेचर बेसिक है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन से बना है और ये खुद भी न्यूट्रल है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें गिवन है, एक्वस अमोनिया गिवन है, उसकी नेचर बेसिक है। सोडियम कार्बोनेट इसकी नेचर भी बेसिक है। कैल्शियम ऑक्साइड इसकी नेचर भी बेसिक है। बाकी सारे बेसिक नेचर वाले हैं, ठीक है, और मतलब सारे बेस हैं, यानी कि कहने का मतलब है। तो एक चीज़ ऐसी थी जो बेस नहीं थी, वो कौन सी चीज़ थी? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये सॉल्ट है, ये बेस नहीं है। क्लियर? ये हमारे MCQs थे बच्चे, ये हमने इनको सॉल्व कर लिया, मैंने अब डिस्कस कर दिया कि इसके करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं और समझा भी दिया आपको कि कैसे हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं ज़रा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके जो है क्वेश्चन के जो पार्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो मैं ज़रा साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा क्या मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक जो कॉमनली करते हैं बेटा, वो जब आंसर शीट पे लिखने लगते हैं, आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन का नंबर डालते हैं, आमतौर पर बच्चे, अक्सर बच्चे मैंने नोट किया है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, वो अपने हिसाब से लिख देते हैं। बेटा जो बिल्कुल इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन हो आपने वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो होता ही MCQs का है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, तो आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे। अक्सर बच्चे 1 लिख देते हैं, इस चीज़ का ख्याल करना है। और ये कैपिटल 2 लिखा हुआ है तो आपने कैपिटल 2 ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके फर्दर जो पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट्स होंगे, आपने 5 करने हैं, ठीक है। तो ख्याल करना है, बाज़ बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी कर देते हैं, लेकिन बेटा कोशिश क्या करें कि एक्स्ट्रा मैक्सिमम एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत किया करें। क्यों? उसकी वजह क्या है बच्चे? आप क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन 7 8 पूरे करने बैठ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, हालांकि मार्क्स आपको 5 के मिलने हैं। अब होता क्या है, आप अपना एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पे लगा देते हैं। कम से कम 15 मिनट्स तो एटलीस्ट आप लोग जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 3 करने बैठते हैं, 3 पोर्शन है, तो आपको कम से कम आपके 15
मिनट्स तो लग जाते हैं। अब क्या होता है कि जब आपने भी सब्जेक्टिव करना होता है वो 15 मिनट्स आपके वहाँ से माइनस हो चुके होते हैं। फिर आप सब्जेक्टिव में क्या करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें फिर आप स्पीड से लिखते हैं। जब आप स्पीड से लिखते हैं आपसे टाइम मैनेज नहीं होता, मिस्टेक्स होती हैं, कटिंग होती है, प्रेजेंटेशन ख़राब होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप जो है बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं, कुछ लाइनें भूल जाती हैं, तो जिसकी वजह से आप ख़ुद भी जो है ना परेशानी में आ जाते हैं और पेपर सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर सकते, और सम टाइम तो कुछ पोर्शन आपका, कुछ पार्ट आपका रह भी जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो बेटा इसीलिए टाइम को मैनेज करना होता है, और मैक्सिमम एक शॉर्ट क्वेश्चन, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को, एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन मत करें। आप सिलेक्शन ही उन शॉर्ट क्वेश्चंस की करें जो कि आपको अच्छी तरह आते हैं, जो बेहतरीन तरीके से आपको आते हैं, आप उनको करें पहले। एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत है तो करें, अदरवाइज एक्स्ट्रा ना करें, कोई इशू नहीं है। खैर, अब उसमें क्या होता है कि 5 करने होते हैं, तो उसमें बाद बच्चे फिर मिस्टेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद फिर क्या करने होते हैं, नंबरिंग होती है इसकी रोमन में 1 2 3 4 इस तरीके से सपोज। तो बाज़ बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद फिर अपनी नंबरिंग, ये कैपिटल नंबरिंग शुरू कर देते हैं इस तरह 1 2 3। बेटा ये ख्याल करना है, इस तरह की नंबरिंग दोबारा नहीं करनी। जब आप एक दफ़ा लॉन्ग आपने क्वेश्चन नंबर लिख दिया ना, तो अब जितने उसके पार्ट्स करेंगे आप उनको रोमन में लिखेंगे और उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे, और जो पार्ट पहले अटैम्प्ट करेंगे उसी का नंबर डालेंगे। सपोज़ मुझे इन 4 में से, मैं कहता हूँ फर्स्ट 4 ये हैं, इनमें से मुझे फर्स्ट नहीं आता, सेकंड नहीं आता, थर्ड नहीं आता, मुझे 4 आता है, तो मैंने पहले 4 अटैम्प्ट करना है, तो मैं यहाँ पर नंबरिंग भी 4 की ही करूँगा। यहाँ पर मैं 1 नहीं लिखूँगा, जो मैं पार्ट सॉल्व करूँगा उसका नंबर लिखूँगा, ठीक है। इस तरीके से करना होता है। खैर, अब ये तरीका मैंने बता दिया, अब हम ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जी, अब हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं तो बच्चे उसमें डेफिनेशन भी लिख देते हैं। बेटा डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे जो चीज़ पूछी गई है टू द पॉइंट आप वो लिखें। कैरेक्टरिस्टिक्स कही हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें, डेफिनेशन कही है तो डेफिनेशन लिखें, ठीक है। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है कितनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल रिएक्शन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से, अब 3 लिखनी है। बाज़ बच्चे 2 लिख देते हैं, वो कहते हैं 2 मार्क्स में था तो हमने 2 लिख दी। बेटा अगर उसने 2 लिखा होता, अगर वो पूछी होती कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर तो आप 2 लिखते। जब वो कहते हैं ना कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स या गिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आप उसने मेंशन नहीं किया, 1 2 3 नहीं कहा, तो फिर जितनी हैं सारी लिखनी होती। तो 3 हैं, आप 3 लिखेंगे। कौन कौन सी आप लिखेंगे, दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कॉम्प्लीशन। नंबर 2 रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो से रिप्रेजेंट होते हैं। नंबर 3 दे प्रोसीड इन बोथ वेज, बोथ रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स दोनों पे, दे कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स यानी बोथ वेज में प्रोसीड करते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 लिखेंगे आप, फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 2 लिखी तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है, ख्याल करना है। नंबर 2, हाउ इज़ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। बेटा इसमें मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वैसे कि आमतौर पर कि आप 2 बातें लिखें। कौन कौन सी 2 बातें लिखें वो मैं बता देता हूँ। एक बात तो ये लिखें कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज़ इस्टेब्लिश्ड, नंबर 1। नंबर 2, आपको पता है कि व्हेन, ये आपने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ा होगा, व्हेन QC, द वैल्यू ऑफ QC इज इक्वल टू KC। जब QC और KC की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स मतलब इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, व्हेन QC इज इक्वल टू KC, ये भी ठीक है। तो आप दोनों बातें लिखें। बाद बच्चे एक बात लिखते हैं, मैं कहूँगा कि दोनों बातें लिखें। आप ये भी बता दें कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। और आप साथ ये भी लिख दें कि व्हेन, यानी कि ये फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तब इक्वल होता है जब QC और KC की वैल्यू इक्वल है, तब भी। तो दोनों ठीक हैं।
बाज़ बच्चे ये लिख देते हैं, बाज़ बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन वाली बात लिख देते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो लाइन लिख कर साथ ये भी लिख दें तो बेहतर होगा। नेक्स्ट, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन Kc की वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पर हमारे पास दो A और B दो पार्ट हैं, दोनों को हमने लिखना है, सॉल्व करना है। तो बाज़ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं इसके आंसर को। डायरेक्ट वाले आंसर में बेटा अगर दो पार्ट जिस तरह दिए गए हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में ठीक है, लेकिन रिस्क है, नंबर आपका कट सकता है। कोशिश करें आप उसको डिराइव कर दें। डिराइव करने बिल्कुल सारा डिराइव ना करें, कम से कम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बना के उनको डायरेक्ट कैसे आप जैसे इक्वेशन दी गई है H2, अगर आप सारा डिराइव नहीं भी करते, टाइम बचाना है आपने तो भी ठीक है। H2I2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ये अब आप इसमें डिराइव करके लेकिन ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बना लें। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम KF इंटू हमारे पास क्या होगा इधर H2I2, ठीक है। इसी तरह अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में KR, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इधर क्या होगा HI। आपको पता है बेटा ये जो हमारे पास ये कोफिशिएंट होता है ये पावर में लिखा जाता है ये। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बना दिया, रेट ऑफ रिवर्स भी बना दिया। अब डायरेक्ट आप Kc की वैल्यू लिख दें, जो कि यूनिक नोट्स में भी सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब Kc डायरेक्ट लिखना चाहें डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। Kc में क्या होगा, आपको पता है जो चीज़ हमारे पास राइट साइड पे होती है ये ऊपर लिखी जाती है, लेफ़्ट साइड पे नीचे। अगर सारा सॉल्व कर देते हैं तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 2 मार्क्स 1 मार्क में है, तो इसीलिए आप इसको डायरेक्ट फिर लिख देंगे हाइड्रोजन इंटू आयोडीन, ये आपने इस तरीके से लिख देना है इसको, ठीक है। तो Kc की वैल्यू कम से कम ये 2-3 स्टेप होने चाहिए। कौन कौन से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बना दो, डायरेक्ट लिख दो, रेट ऑफ रिवर्स बना के फिर डायरेक्ट उसमें Kc की वैल्यू लिख दो, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेम आप दूसरे का लिखेंगे B पार्ट भी, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ एक इक्वेशन दे देते हैं 2 मार्क्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है ऐसा, तो फिर आप उसको पूरा डिराइव कर दीजिएगा। अगर एक इक्वेशन दी जाए 2 मार्क्स में फिर उसको पूरा डिराइव कीजिएगा, और अगर 2 पार्ट आ जाते हैं इस तरीके से तो फिर आप इस तरह करके लिख देंगे तो भी ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन pH, व्हाट इज़ द pH ऑफ वाटर। जी बेटा pH, ये इसकी pH की डेफिनेशन आपने पढ़ी है बुक में। pH में क्या है कि pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये लिखना है, ठीक है। और ये लिखने के बाद इसका फार्मूला लाजमी लिखना है pH का, pH, P स्मॉल H कैपिटल। आपने लिखना है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फार्मूला लाजमी लिखिएगा बच्चे, फार्मूला लिखना मत भूलिएगा, इसका नंबर होता है। अच्छा, इसके साथ बताना है व्हाट इज़ द pH ऑफ वाटर। बेटा वाटर की pH कितनी है आपको पता है 7, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द pH ऑफ वाटर इज़ 7। उसको ज़रूरी नहीं कि डिराइव करें, अगर डिराइव कर देते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन डिराइव करना ज़रूरी नहीं। उसने जब पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द pH ऑफ वाटर, तो आप लिख देंगे द pH ऑफ वाटर इज़ 7, द pH ऑफ वाटर इज़ 7, सेंटेंस बना के लिखेंगे। एक नंबर pH की डेफिनेशन का और इसका फार्मूले का है, और एक नंबर बताने का है कि इसकी pH कितनी है वाटर की 7। बाज़ बच्चे डेफिनेशन और फार्मूला लिख देते हैं, ये चीज़ लिखना भूल जाते हैं, तो ये ख्याल करना है, एक एक नंबर का पार्ट है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। बेटा ये आपके पास जो एसिड बेस वाले चैप्टर में, ये टेक्स्ट बुक में देखें, पेज नंबर है मेरे पास 21। इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है, इसमें जो आपका टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर देखें ऊपर लिखा हुआ है एसिड्स एंड बेसिस आर रिकॉग्नाइज बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी जाएँ एसिड्स की तब भी यही लिखेंगे आप, और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ कही जाए तब भी आप यही लिखेंगे। इसमें जो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 के 4 लिखेंगे, सारे लिखने ज़रूरी हैं। बाद बच्चे 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ठीक है, कहते हैं 2 मार्क्स में इतना काफ़ी है। नहीं बेटा, आपने सारे लिखने हैं, 4 के 4 लिखेंगे। आप बताएंगे कि दे हैव सोर टेस्ट, एसिड्स हैव सोर टेस्ट,
ठीक है, उसमें एग्जांपल देंगे। फिर दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, ये बताएंगे। दे आर कोरोसिव इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, और इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि दे आर एक्विजिशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। तो 4 पॉइंट्स एंड 4 ही 4 लिखेंगे। हाँ, अगर वो ये कह देता आपको कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, फिर आप 2 लिखते, अदरवाइज़ पूरी लिखेंगे। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एडक्ट। एडक्ट में बेटा, एडक्ट में आपने डेफिनेशन बतानी है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लोएस्ट एसिड बेस रिएक्शन इज़ अ सिंगल स्पीशी कॉल्ड एन एडक्ट। ये आपके पास 25 पेज पे देखें तो उसका आंसर लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी लोएस्ट एसिड बेस कॉल्ड एडक्ट। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। और अगर बेहतर तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल का बनाना आता है तो वेल एंड गुड, बना दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अगर मिस्टेक हो जाएगी, उसमें आपको डाउट है कि जी अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो मिस्टेक हो जाएगी और उसमें नंबर जो है हमारा कट सकता है, फिर ना बनाएं। अदरवाइज़ आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो 2 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, हाइड्रोजन आयन वाली अमोनिया के साथ और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 वाली। उनमें से कोई सा एक स्ट्रक्चर बना के एग्जाम्पल में लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट डिफ़ाइन करें काफ़ी है। हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल का नहीं कहा गया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अल्काइल रेडिकल्स फॉर्मेशन, बेटा उसकी फॉर्मेशन बतानी है। अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं आपको पता है। अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्केन। ये उसकी क्या हो गई बेटा, उसकी फॉर्मेशन के बाद आगे क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कोई एग्जांपल देनी है। 1 नंबर फॉर्मेशन बताने का है और 1 नंबर किसका है, एग्जांपल। एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं, आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल द अल्काइल रेडिकल ऑफ मीथेन। अब देखिए मीथेन है हमारे पास, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। द अल्काइल रेडिकल ऑफ मीथेन इज, अल्काइल रेडिकल मीथेन इज मिथाइल। इस मीथेन से क्या बनेगा, मिथाइल, और मिथाइल का फार्मूला CH3 लिखकर आगे हम ये कोई सी एक एग्जांपल। तो एग्जांपल कोई भी दें आप, मिथाइल की दें, इथाइल की दें, प्रोपाइल की दें, ब्यूटाइल की दें, बताना ज़रूरी होता है कि जी ये कैसे बना है। डायरेक्ट नहीं लिख दे, आपने बताना है कि यानी कि द अल्काइल रेडिकल ऑफ मीथेन यानी CH4 इज़ मिथाइल यानी कि CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएंगे। इसका 1 नंबर एग्जांपल का है। आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ एन एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप क्या है, एस्टर ग्रुप में आपने डेफिनेशन लिखनी है। जो फंक्शन ग्रुप आपने पढ़े हैं ये मेरे पास ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 69 के ऊपर है। ठीक है, इसमें एस्टर लिंकेज आपने लिखना है, पूरा डिफ़ाइन करना है उसको, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ RCOOR प्राइम फंक्शन ग्रुप आर कॉल्ड एस्टर्स। ये डेफिनेशन हो गई। दिया जनरल फार्मूला भी बताया गया। नीचे 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, नीचे मिथाइल एसीटेट भी एंड इथाइल एसीटेट। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने सिर्फ ये कहा है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। तो बेटा आप इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, हाँ, ये आपने ख्याल रखना है। 1 नंबर डेफिनेशन का और 1 उसका। आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन लिखनी है, आपको पता है ये गिवन है आपके पास बेटा। इसमें 1 नंबर डेफिनेशन का है, 1 नंबर एग्जाम्पल का है। 1 नंबर डेफिनेशन का क्या है, इसमें आप लिखेंगे द एवन के हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन मीन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन। ठीक है, तो उसमें डेफिनेशन के बाद आप क्या क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आपने अल्कीन यानी उसमें से कोई भी एग्जाम्पल, लाइक दिस इथीन है, इथीन में आपने इसकी हाइड्रोजिनेशन करके दिखानी है, लाजमी है ये। इथीन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और इसको इथेन बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये बना के दिखाएंगे, इक्वेशन लाजमी लिखेंगे ये वाले। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं आपको पता है, अगर आप निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे फिर तो आपको 200 से 300 तक यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें
हीट करना पड़ेगा। और अगर आप प्लेटिनम और प्लेडियम यूज़ करते हैं तो फिर आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास हाइड्रोकार्बन में, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में 89 पेज के ऊपर देखिए वहाँ पर ये बात बताई गई है। निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो मैंने आपको बताया है, तो फिर आप उसमें हीट लाजमी तौर पर लिखेंगे 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक ये लिखेंगे, ठीक है, ये लाजमी तौर पर। और नीचे इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक इक्वेशन लिख के साथ ये बता दें, दैट्स इट, ठीक है। तो आपने इतना लिखना है कि इसको हीट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पर प्लेटिनम या प्लेडियम लगाते हैं फिर आपको टेम्परेचर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो एग्जांपल भी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट है जी व्हाट आर अल्काइंस। तो बेटा ये बात आपको पहले क्लियर हो गई कि एक नंबर में डेफिनेशन लिखनी है और एक नंबर इक्वेशन का है, फिर 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। अल्काइंस की डेफिनेशन लिखेंगे और उसका जनरल फार्मूला। डेफिनेशन लिखेंगे कार्बन में जिनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो आपके पास क्या होते हैं, अल्काइंस होते हैं। जनरल फार्मूला, अल्काइंस का जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n-2, ये जनरल फार्मूला है। एक नंबर डेफिनेशन का, और कोशिश किया करें डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी लिखा करें। आप डेफिनेशन के साथ एग्जांपल बेशक लिख देते, कौन सी, एसिटाइलिन की CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप इथाइन भी बोलते हैं, फिर जनरल फार्मूला लिखना है बाद में, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, गिव 1 एग्जांपल। इसमें भी बेटा आपने डेफिनेशन लिखनी है मॉलिक्यूलर फार्मूले की। एक नंबर डेफिनेशन का है और एक किसका है, एग्जांपल का है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन, नेम 2 फैटी एसिड्स विद देयर फार्मूलाए। फैटी एसिड्स के नेम भी लिखने हैं और फार्मूलाए भी लिखने हैं। अभी मैंने आपको MCQs में भी एक बताया था, 2 हैं बेटा। एक आपके पास है पाल्मिटिक एसिड और दूसरा है आपके पास स्टीरिक एसिड। ये 2 नेम है, नेम लिखेंगे तो सिर्फ एक नंबर। अब साथ फार्मूला लिखना है। फार्मूले में मैंने बताया S से 17, कार्बन इसमें 17 होते हैं, इसमें P से मतलब बाकी में 15, आमतौर पर मैं कहता हूँ P से 15। एक टिप्स देना है स्टूडेंट्स को कि याद रहें, P से मैं कह देता हूँ कि P से क्या है 15, तो बच्चा याद रखते हैं कि भूलते नहीं हैं, इनको मिक्स नहीं करते। बाज़ औक़ात बच्चे ना पाल्मिटिक एसिड का फार्मूला स्टीरिक में लिख देते हैं, स्टीरिक का फार्मूला पाल्मिटिक में। तो मैं टिप्स देता हूँ, S से 17, स्टीरिक 17, बाकी बचेगा दूसरा वो 15, P से 15 में कह देता हूँ, बच्चों को बच्चे याद रखते हैं C15। अब बाकी मेथड वही हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन आएंगे, इधर भी हाइड्रोजन। मैंने कहा था जो नंबर ऑफ़ कार्बन हो उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड करना है। 15 2 30, 1 ऐड करें 31। सेम हेयर 17 2 34 एंड 1 ऐड करें 35। ये करके अब कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें, COOH। ये देखिए, ये हमारे पास अब एक नंबर नेम का है, एक नंबर फार्मूले का है। और अगर आपने कहीं ऐसा कर दिया कि इसका फार्मूला इसमें लिख दिया, इसका फार्मूला इसमें, तो वो बोर्ड एग्जाम में आमतौर पर जो है ना वो क्रॉस कर देंगे, सम टाइम एक नंबर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, गलती नहीं करनी। जो फार्मूला लिखो उसके सामने उसका, जो नेम लिखो उसके सामने फार्मूला लिखो और सही लिखो, ठीक है। नंबर 6 उसमें आ गया जी हमारे पास। अब व्हाट आर प्रोटीन्स बताना है, राइट देयर कॉम्पोजिशन। बेटा आपने इसमें प्रोटीन्स की डेफिनेशन बतानी है पहले कि प्रोटीन्स हैं क्या, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी कॉम्पोजिशन भी बतानी है कि किस चीज़ से बने होते हैं। तो बेटा 104 पेज आपके पास टेक्स्ट बुक का है, उसमें डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट आर प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनस कंपाउंड मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये बताना है। और इसमें ये कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है, यहाँ तक ही बताना है। फिर उसकी ये कॉम्पोजिशन भी वैसे आमतौर पर उसी में आ चुकी है वैसे देखा जाए तो, कि राइट देयर कॉम्पोजिशन, कि बताने के बाद कि ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। और आपने ये भी बताना है इसमें कि ये कैसे बनते हैं कॉम्पोजिशन में, कि अमाइनो एसिड जब पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए आपस में कंबाइन होते हैं, आगे बताया हुआ है कि दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये उसकी कॉम्पोजिशन है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये कॉम्पोजिशन है। अमाइनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज
तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज भी बताया गया है। तो ये बताया गया है कि जी ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। वैसे देखो कॉम्पोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पेप्टाइड लिंकेज की बात भी बतानी है। तो 1 नंबर डेफिनेशन का है और 1 नंबर उसकी कॉम्पोजिशन का, इन किस चीज़ से बने हुए हैं। नंबर 6, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। बेटा इसमें आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ कैसे करता है, आपको पता है एज़ वी गो अप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस जो है वो ग्रेजुअली क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। अब इसके डिक्रीज़ करने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इसका जो फिनोमिना आपके पास ये इसमें पेज नंबर 120 पे ट्रोपोस्फेयर में दिया गया है, ठीक है, कि कैसे जो है उसका टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ करता है, उसके डिक्रीज़ होने की वजह क्या है, ठीक है। क्योंकि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेंज से क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है। ये आपने बताना है कि एज़ वी गो अप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज़, वो डिक्रीज़ करती है, ड्यू टू विच क्या करते हैं टेम्परेचर जो है ना वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और किस रेट से डिक्रीज़ करता है, 6 डिग्री सेल्सियस पर, ये आपने लिखना है। पॉइंट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के कोई से 2, हाँ यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिया उसने कहा कि 2 सीरियस इफेक्ट्स, 2 कहे हैं तो आपने 2 ही लिखने हैं, 2 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 लिखें, ठीक लिखें, ठीक है। तो इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो उसमें आपने 2 पॉइंट्स ही लिखने जो आपको मतलब गिवन है यहाँ पर, इसी एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पर ये मेंशन है कि कोई से 2 पॉइंट जो आपको इजी लगते हैं, जो आपको सही तरीके से याद होते हैं, वैसे 4 दिए गए हैं, कोई से 2 आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग में भी ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन ही लिखनी है, इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन आपकी बुक में भी बनी हुई है, नोट्स में भी दी हुई है, आप वहाँ से लिखेंगे, जो याद की है वही लिखेंगे, काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अब इसमें भी सेम 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 5 करने होंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में डेफिनेशन बेटा आपने लिखनी है। नोट्स में क्वेश्चन बना हुआ है, उसमें 2 डिफरेंसेस हमने बना के लिखे हुए हैं, आपने वो लिखने हैं। टेक्स्ट बुक से भी अगर आप करना चाहते हैं सॉफ्ट वाटर की डेफिनेशन लिख दें, उसमें डिफरेंस कोई भी लिखना हो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसने खुद कहा है कि डिफ्रेंशिएट करें। डिफरेंस कोई भी हो बेटे आपने उसको टेबल बना के लिखना होता है लाजमी तौर पे, कोशिश किया करें पूरी। ये आपने सेंटर में लाइन लगानी है, यहाँ पे लिख देना है ये सॉफ्ट वाटर, यहाँ पे लिख देना आपने हार्ड वाटर। यहाँ सॉफ्ट वाटर के पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हार्ड वाटर। तो उसमें अगर टेक्स्ट बुक से अकॉर्डिंग से देखा जाए, ये उसकी डेफिनेशन है, सॉफ्ट वाटर विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विद सोप एंड हार्ड वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप, तो भी ठीक है। अदरवाइज़ नोट्स में जो दिया गया है उसमें हमने डिटेल में 2 डिफरेंस किए हैं, तो वो लिख दें, वेल एंड गुड, 2 मार्क्स मिलेंगे। व्हाट आर द रीज़न ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। इसमें जो रीज़न्स हैं कि वाटर बॉर्न की डिजीज़ कौन, मतलब कि रीज़न क्या है वाटर बॉर्न डिजीज़ की, आपको पता है। इसमें मेन बात जो है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है ना वो स्प्रेड्स या वाटर बॉर्न डिजीज़ स्प्रेड और प्रोड्यूसेस बाय यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर या बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर और फूड प्रिपेयर्ड विद पोल्यूटेड वाटर। तो उसकी जो आम तौर पर हम कहते हैं कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ की डेफिनेशन है वो भी उसमें आ जाती है, वो भी उसमें भी रीज़न मेंशन है, लेकिन असल में जो उसकी रीज़न है उसमें आगे लिखा गया है कि वाटर पोल्यूशन में बी ड्यू टू टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक ये बात बतानी है। और इससे हट के जो इम्पोर्टेंट बात है दैट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, ये भी साथ मेंशन करना है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी लिखेंगे आप, फिर मार्क्स आपको 2 मिलेंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर। अब देखें डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर यहाँ मेंशन नहीं किया कि 2 लिखें। अब वैसे देखा जाए तो डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर जो आपके पास बुक में लिखे हुए हैं वो 3 हैं, पेज नंबर 143 पे 3 डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर है। तो आप तीनों के 3 लिखेंगे, सारे लिखेंगे आप, फिर 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक छोड़ दिया इसमें से कोई तो नंबर कट जाएगा।
अगर वो 2 कह देता था तो फिर हम कोई से 2 लिख सकते थे। नेक्स्ट, हाउ इज़ जॉन्डिस कॉज्ड, राइट इट्स सिम्टम्स। अब बेटा इसमें वाटर बॉर्न इन्फेक्शन जैसे जॉन्डिस के बारे में बताना है और उसके बाद उसकी सिम्टम्स भी बतानी है। तो आपके पास जो 147 पेज पे जॉन्डिस की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें पहले जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं, जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन द ब्लड, ये तो हो गया जी व्हाट इज़ जॉन्डिस, यानी कैसे होता है। अब उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, लीवर सीजेस टू फंक्शन एंड आइज टर्न येलो, ये उसकी सिम्टम्स हैं। पेशेंट फील वीकनेस एंड फैटिग, ये सारे उसकी पहली लाइन जो पहला सेंटेंस है आपका, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट उसकी सिम्टम्स होंगी, 2 मार्क्स, सारा लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट रोल इज़ प्लेड बाय पाइन ऑयल इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो आपके पास पेज नंबर 157 पे है टेक्स्ट बुक में, डेफिनेशन को छोड़ के उससे नीचे वाला जो पोर्शन जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं वो लिखना है। क्यों, आपने उसमें बताना है कि उसका पाइन ऑयल का रोल क्या होता है। आपको पता है पाइन ऑयल का रोल ये होता है कि वो उसका काम एक्चुअली जो सल्फाइड ओर होती हैं उनको वेट करना होता है, उनको डिज़ोल्व करना होता है, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करना होता है, अट्रैक्ट करके डिज़ोल्व करके वेट करके फ्रॉथ बना के झाग बना के उनको ऊपर लेके आता है, लाइटर कर देता है, लाइटर करके वो फ्लोट करती हैं और वहाँ से इसको हटा दिया जाता है। तो ये वाला पैराग्राफ आप लास्ट वाला लिखेंगे, कैन बी स्किम्ड तक, ठीक है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इज़ रोस्टिंग कैरिड आउट, रोस्टिंग कैसे होती है, ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में से बेटा आपको पता है ये उसमें रोस्टिंग 158 पेज पे जो रोस्टिंग सारा लिखेंगे। रोस्टिंग का पैराग्राफ जितना भी है, ऊपर वाले पैराग्राफ का 1 नंबर है, नीचे जो इक्वेशन दी हुई है उसका 1 नंबर है। तो 2 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप इक्वेशन भी लिखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस में एडवांटेजेस पूछे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब एडवांटेजेस आपके बेटा 5 हैं 163 पेज पे। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो 5 के 5 लिखने पड़ेंगे आपको। क्यों, उसने मेंशन नहीं किया कि कितने लिखने हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना, नंबर नहीं कटवाना, तो आपने सारे लिखने हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ओर्स, ओर्स को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। राइट नेम्स ऑफ एनी 2 ओर्स ऑफ कॉपर, 1 नंबर डेफिनेशन का है और 1 उन 2 ओर्स के नेम का है, 0.5 एक का, 0.5 दूसरे का, ठीक है। तो इसीलिए आपको दोनों नेम्स के साथ कोशिश करें फार्मूले भी लिख दें। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन हमारे। लॉन्ग क्वेश्चन में पार्ट 2 है हमारा, तो अटैम्प्ट करते हुए भी आप लिखेंगे पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, अब आप पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 2 पार्ट होते हैं, ए पार्ट बी और बी पार्ट बी। बेटा आपके पास 3 लॉन्ग होते हैं। सबसे पहला काम आप ये क्या करें, देखा करें अगर आपको 3 के 3 लॉन्ग आते हैं तो 3 के 3 लॉन्ग में से फिर आप सारे आते हैं तो सेलेक्ट वो करने हैं जिनमें आपको कम से कम लिखना पड़े, ठीक है। जितना कम लिखेंगे मिस्टेक के चांसेस उतने कम होंगे, प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी बनेगी, और उसके बाद कम से कम लिखेंगे तो टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो अगर सारे आते हैं तो, लेकिन अगर आपको उनमें से 2 आते हैं, 2 करने हैं, 2 ही आते हैं लेकिन हैं लेंथी, फिर तो मजबूरी है, फिर तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे और अच्छी तरह लिखने पड़ेंगे, ठीक है, फिर आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इसमें 2 पार्ट होते हैं, जो ए पार्ट होता है वो हमेशा 5 मार्क्स का होता है, बी पार्ट 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब पहले में राइट डाउन यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के यूजेस कौन से हैं, द यूजेस ऑफ बेसिस सारे लिखने पड़ेंगे। इसमें ये जितने भी हैं आपके पास दिए हुए हैं चैप्टर 2 में, यानी कि एसिड बेस वाले चैप्टर में यूजेस ऑफ बेसिस यहाँ पर 6 हैं, तो 6 के 6 ही लिखने पड़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 ही लिखेंगे हम, नहीं, नंबर कट जाएगा, एक भी छोड़ दिया तो नंबर कट जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय द अल्केन्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स सारा लिखना है आपने, सारा लिखना है, मतलब कंप्लीट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उस हिसाब से अगर देखा जाए, ये हाइड्रोकार्बन्स में से दिया गया है, पेज नंबर है आपके पास 86 पेज के ऊपर हैलोजिनेशन। पहली बात उसने ये की है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स, आपको पता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। फिर आगे डेफिनेशन लिखनी है आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की, उसको एक्सप्लेन कर देना है। और अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें हैलोजिनेशन में कंबस्चन लिखना है। बेटा कंबस्चन अलग चीज़ है,
वो एक अलग से क्वेश्चन है। इसमें कंबस्चन नहीं लिखना आपने जस्ट हैलोजिनेशन के रिएक्शंस लिख के दोनों, अब ब्राइट सनलाइट वाला भी एक्सप्लेन करना है और डिफ्यूज सनलाइट वाले भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक, टेट्राक्लोरोमीथेन तक, ये रिएक्शंस लिखने हैं बस। कंबस्चन इंक्लूड नहीं है, कंबस्चन अलग से क्वेश्चन है, उससे पहले लिखेंगे आप, ठीक है। हाँ, और जो एरो के ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं, ब्राइट सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, ये सनलाइट, ये लिखना ज़रूरी होती हैं, इनके मार्क्स होते हैं। बाज़ बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं इसके मार्क्स नहीं होते, इसके मार्क्स होते हैं बेटा, इसको लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। ऐसे बोर्ड में नंबर ना कटवा लीजिएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट एंड बी पार्ट। इसमें हमारे पास है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन ये दिया गया है जी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये पेज नंबर 56 एंड 57 पे क्लासिफिकेशन पूछी गई है, तो सारी की सारी लिखनी है आपने, ठीक है। फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर मोनोसैकेराइड्स प्रिपेयर्ड, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपके पास जनाब आ गया अब ये और कार्बोहाइड्रेट्स बायोकेमिस्ट्री में से। अब इसमें भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स से स्टार्ट करना है, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, और उसके बाद नीचे जो पोर्शन दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इसमें इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, वो भी साथ लिखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन भी लिखेंगे। क्लासिफिकेशन के साथ साथ हाउ आर मोनोसैकेराइड्स प्रिपेयर्ड, मोनोसैकेराइड कैसे बनते हैं वो इक्वेशन मैंने बता दिया आपको पहले ही, और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मोनोसैकेराइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं वो आप साथ लिखेंगे। नोट्स में ये क्वेश्चन बिल्कुल बनाया गया है, उसी हिसाब से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। और फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन लाजमी लिखनी है, उसकी क्लासिफिकेशन भी लाजमी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, ए बी। डिफाइन एसिड रेन, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, व्हाट आर इफ़ेक्ट्स। इसके इफ़ेक्ट बेटा एसिड रेन वाला आपने सारा का सारा लिखना होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 127 है एंड पेज नंबर 128 है। इसमें आपने एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स लिखा हुआ है, इसमें सारी एसिड रेन, उसकी डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेशन है 127 पे, और अगले पेज पे उसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपने सारे डिटेल में लिखने हैं। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर जो 128 पेज पे डायग्राम बनाई गई है, आपको दिखाया गया, ये डायग्राम नहीं बनानी आपने, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बाकी चीज़ लिखेंगे, फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ डिफ़ाइन करके इफेक्ट्स लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट है इसका, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। हाँ, वाटर पोल्यूशन को डिफ़ाइन करेंगे आप, ये वाटर वाले चैप्टर में से है। तो उस वाटर पोल्यूशन में से उसकी डेफिनेशन 144 पेज पे जो लिखी हुई है, पैराग्राफ लिखा हुआ है वाटर पोल्यूशन का, ये लिख के फिर उसके इफ़ेक्ट्स 146 पेज पे, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये 6 हैं, ये सारे के सारे लिखने होंगे, ठीक है। फिर आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। और बेटा ये हमारा था आज का पेपर जो हमने इसको डिस्कस किया है। और आखिरी बात और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास मैंने पेपर जो आपने डिस्कस किया है, ये न्यू स्कीम के मुताबिक है, न्यू पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड की तरफ से आजकल सर्कुलेट कर रही है, उसके मुताबिक ये पेपर बनाया गया है। तो लेकिन जो ओल्ड स्कीम थी आपने उसको भी देखना है, तो आपने कभी भी स्कीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। सम टाइम कुछ पेपर्स ऐसे देखने को मिले हैं कि स्कीम पहले कुछ और होती है, पेयरिंग स्कीम कुछ और होती है, लेकिन पेपर के अंदर कुछ और दे देते हैं। तो बेटा आपने ये रिस्क नहीं लेना, आपने अपनी तैयारी 100% करनी है, आपने पूरी बुक तैयार करनी है अकॉर्डिंग टू ALP। जिस तरह आप ALP के अकॉर्डिंग है तो ज़ाहिर है ALP के मुताबिक, अगर ALP ना होता तो हम सारी बुक तैयार करते। तो आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है, अच्छे तरीके से तैयार करना है, सारी तैयारी करनी है, सारे चैप्टर में से, शॉर्ट लॉन्ग MCQ सब में से करने हैं, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। हाँ, स्कीम जो अभी रिसेंटली जो सर्कुलेट कर रही है ये पेपर उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह ये पेपर बना है हमारा कि चैप्टर 10 में से क्वेश्चन बना है, जो पहला पार्ट A पार्ट बना है 5 का, मैंने एक स्कीम ऐसी भी देखी है, उसमें लिखा गया कि 9 और 10 में से उनकी मर्ज़ी है, इसमें से मर्ज़ी A पार्ट बना दें। इसी तरह ये इस तरीके से, तो इसका मतलब है तो चैप्टर जो 9 है वो भी हमारा इग्नोर नहीं होता, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, तो उसमें से भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास चैप्टर जो क्या कहते हैं 14 है, चैप्टर 16 है, उसमें से भी वो बना सकते हैं,
चैप्टर 16 में से और 15 में से किसी में से भी बना सकता है वो। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 15 या 16 में से पार्ट कोई दे सकता है, वो उसकी मर्ज़ी वो 15 में से बनाए, उसकी मर्ज़ी वो 16 में से बनाए, उसको 14 के साथ मिला सकता है। ये भी मैंने स्कीम देखी है। स्कीम एक ऐसी देखी है उसमें कि किसी चैप्टर को भी नहीं छोड़ा हुआ, ठीक है। तो खैर आपने ये जो न्यू पेयरिंग स्कीम सुनने में आ रही थी या बोर्ड की तरफ से 2-3 जगह से आई है, उसके मुताबिक जो है ये पेपर जो है बनाया गया है। न्यू स्कीम के मुताबिक था ये पेपर जो हमारा था, ठीक है। लेकिन स्कीम का कोई भरोसा नहीं है, आप लोगों ने अपनी तैयारी 100% करनी है। हो सकता है वो ओल्ड स्कीम को उठा के पेपर में दे दें इस दफ़ा फिर, ठीक है। हो सकता है वो इस न्यू स्कीम को भी दे दे। तो इसीलिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें तैयारी अपनी पूरी करनी चाहिए, 100% तैयारी करें अपनी, और बिल्कुल जो है स्कीम के ऊपर जो है वो ना जाएं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता आउटलाइन होती है आप लोगों के लिए, उसको देख ज़रूर लिया करें, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखा करें, किसी किस्म का रिस्क ना लिया करें। बाकी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।